हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग यहां पर संविधान शुरू करेंगे और ये जो संविधान रहेगा बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक रहेगा। यानी कोई विद्यार्थी संविधान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है कि संविधान क्या है क्या नहीं है, वो यहाँ पर पढ़ेगा, उसे पूरा का पूरा समझ में आएगा। और कोई विद्यार्थी अगर संविधान एक बार पढ़ भी लिया है, वो भी यहाँ पर क्लास लेगा तो उसे भी कुछ न कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तव में संविधान है क्या। संविधान, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तव में संविधान है क्या। ये जो संविधान शब्द है अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को ही अंग्रेजी भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जा सकता है। यानी संविधान जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशनम से निकला है। CONSTITUTIONEM कॉन्स्टिट्यूशनम से निकला है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ को सही रूप में स्थापित या व्यवस्थित करना। यानी संविधान जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशनम से निकला है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनम का अर्थ होता है किसी चीज़ को सही रूप में स्थापित या व्यवस्थित करना। किसी चीज़ को सही रूप में स्थापित या व्यवस्थित करना। यानी हम लोग जो है संविधान की परिभाषा जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार निकाले तो हम लोग कह सकते हैं कि संविधान जो है एक ऐसा दस्तावेज होता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी देश की व्यवस्था को सही रूप से स्थापित या व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक होता है। यानी भाई यहाँ पर चीज़ तो कह सकते हैं, क्योंकि एक देश की व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। किसी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी देश की व्यवस्था को सही रूप में स्थापित व व्यवस्थित करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी को संविधान कहा जाता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने संविधान की परिभाषा देखा अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। अब हम लोग देखेंगे संविधान की परिभाषा हिंदी भाषा के शब्द संविधान के अनुसार। अगर हम लोग संविधान का संधि विच्छेद करें तो इसको कह सकते हैं सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान या बराबर। विधान का मतलब होता है नियम या कानून। यानी संविधान की परिभाषा जो है हिंदी भाषा के अनुसार निकालें तो हम लोग कह सकते हैं संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो उस देश के समस्त नागरिकों को समान नियम व कानून प्रदान करता है, जिससे उस देश की व्यवस्था को चलाया जा सके या संचालित किया जा सके। यानी संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जो उस देश के समस्त नागरिकों को समान नियम व कानून प्रदान करता है, जिससे उस देश की व्यवस्था को चलाया जा सकता है। यानी हम लोगों ने अभी संविधान का परिभाषा देखा अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, उसके बाद हिंदी शब्द संविधान के अनुसार। और दोनों में यही पाया कि वास्तव में किसी भी देश की व्यवस्था को चलाए जाने के लिए, सही रूप में स्थापित करने के लिए या संचालित करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस दस्तावेज की ज़रूरत होती है, उसी को संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
ठीक है। यानी किसी भी देश की व्यवस्था को, किसी भी देश के सिस्टम को, यानी पूरे देश के तंत्र को सही रूप में स्थापित किया जाए, सही रूप में संचालित किया जाए, सही रूप से चलाया जाए, उसके लिए जिस दस्तावेज की ज़रूरत होती है उसी को संविधान कहा जाता है। चलिए, संविधान को ही सर्वोच्च कानून, मूल कानून या प्राथमिक कानून या आधारभूत कानून, संविधान को ही सर्वोच्च कानून, मूल कानून, प्राथमिक कानून या आधारभूत कानून भी कहा जाता है। यानी अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि हमारे देश में सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा सर्वोच्च कानून जो माना जाता है वह संविधान को ही माना जाता है। सर्वोच्च कहने का मतलब ये है उस देश में जो भी नियम और कानून बनाए जाएंगे वह संविधान के नीचे होंगे, संविधान के ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि सर्वोच्च की स्थिति पर जो कुछ भी होगा वह संविधान ही होगा। यानी हमारे देश का जो सर्वोच्च कानून माना जाएगा वह संविधान माना जाएगा, बाकी जो भी कानून होंगे सब उसके नीचे होंगे। मूल कानून कहने का आशय ये है कि जो भी कानून होंगे सब उसके बाद होंगे। जो पहला कानून माना जाएगा वह जो माना जाएगा संविधान को ही माना जाएगा। प्राथमिक कानून का मतलब भी वही है, यानी अगर कानून बनाया जाता है उस देश में या किसी भी देश में तो प्रथम वरीयता जो दिया जाएगा वह संविधान को दिया जाएगा। यानी मान लीजिए बहुत सारे कानून बनाए गए तो प्रथम वरीयता जो दिया जाएगा वह संविधान को दिया जाएगा, बाकी जो भी कानून होंगे वह उसके नीचे होंगे। आधारभूत कहने का मतलब भी यही है कि जो भी कानून बनाए जाएंगे उसको आधार मानकर बनाया जाएगा। यानी किसी भी देश में जो भी कानून बनाया जाएगा वह उस देश के संविधान को आधार मानकर बनाया जाएगा, और उसके लिए आवश्यक है कि वह संविधान के दायरे में रहे, संविधान के बाहर न जाए। यानी किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि उस देश में जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं वह संविधान के दायरे में रहे, संविधान के बाहर ना हो। जैसे भारत के स्तर पे बात किया जाए, तो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है और विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है। संसद द्वारा कानून बनाया जाता है और विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है। संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है वह समूचे भारत क्षेत्र के लिए बनाया जाता है, और विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाया जाता है वह उस राज्य सीमा के भीतर के लिए बनाया जाता है। संसद जो भी नियम और कानून बनाएगी उसके लिए यह आवश्यक है कि वह संविधान के दायरे में रहे। संसद क्या है हम लोग आगे देखेंगे, बशर्ते यहीं पर थोड़ा देख लेते हैं इसे बस। यानी संसद द्वारा जो भी नियम और कानून बनाया जाएगा उसके लिए यह आवश्यक है कि वह संविधान के दायरे में रहे। इसी प्रकार विधानमंडल के लिए भी यह आवश्यक है कि यह जो भी कानून बनाए वह संविधान के दायरे में रहे। अगर संसद या विधानमंडल द्वारा कोई भी नियम या कानून बनाया जाता है और वह संविधान के दायरे में नहीं है तो न्यायपालिका द्वारा इस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाता है या इस कानून को समाप्त कर दिया जाता है। यानी न्यायपालिका द्वारा इस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। और किसी भी कानून को अगर न्यायपालिका द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा तो उस कानून का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी किसी भी देश में जो भी नियम और कानून बनाए जाएंगे उसके लिए आवश्यक है कि वह संविधान के दायरे में रहे। अगर बनाया गया कानून जो है संविधान के दायरे में नहीं रहेगा तो न्यायपालिका द्वारा जो है उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। वास्तव में संविधान जो होता है किसी देश का दर्पण होता है। वास्तव में संविधान जो होता है किसी देश का दर्पण होता है।
दर्पण कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको किसी भी देश के बारे में जानना है कि उस देश में किस प्रकार के नियम हैं, किस प्रकार के कानून हैं, वहाँ की सरकार को किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, किस प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं, क्या क्या शक्तियाँ दिया गया है, वहाँ की जनता को क्या क्या अधिकार दिया गया है, क्या क्या शक्तियाँ दिया गया है, क्या क्या कर्तव्य दिया गया है, तो वहाँ के पूरे नियम और कानून को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस देश के पूरे नियम और कानून को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि वहाँ के संविधान का ही आप अच्छे से अध्ययन कर लोगे तो आप बता सकते हो कि वहाँ पर किस प्रकार के नियम और कानून बनाए जा सकते हैं, वहाँ की जनता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वहाँ की सरकार को क्या क्या शक्तियाँ दिया गया है, और दोनों के बीच जो है कैसे सामंजस्य की स्थिति बनाई जाती है, ये पूरा का पूरा जो उल्लेख किया जाता है वह हमारे संविधान के द्वारा ही कर दिया जाता है। यानी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को अगर हमें समझना है तो पूरा का पूरा उसके व्यवस्था को हमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ संविधान का ही उस देश के संविधान का ही अगर हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि वास्तव में उस देश में किस प्रकार की कार्यपालिका है, किस प्रकार की विधायिका है, किस प्रकार की न्यायपालिका है, यानी कह सकते हैं किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार की शासन है, वहाँ की जनता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या शक्तियाँ दिया गया है, क्या क्या कर्तव्य दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश का जो सरकार होता है यानी किसी भी देश का जो संविधान होता है वह सरकार के 3 अंगों की रचना करता है। किसी भी देश का जो संविधान होता है वह सरकार के 3 अंगों की रचना करता है। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। विधायिका का अपना एक अलग काम होता है, कार्यपालिका का अपना एक अलग काम होता है, न्यायपालिका का अपना एक अलग काम होता है। यानी किसी भी देश का जो संविधान होता है किसी भी देश का जो संविधान होता है वह सरकार के 3 अंगों की रचना करता है। वह सरकार के 3 अंगों की रचना करता है। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 न्यायपालिका। क्रम आप कोई भी रख सकते हो, चाहे आप पहले इसको कहो, चाहे इसको कहो, चाहे इसको कहो, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी भी देश का जो संविधान होता है वह सरकार के 3 अंगों की रचना करता है। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 न्यायपालिका, नंबर 3 कार्यपालिका। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तव में विधायिका का क्या काम होता है, कार्यपालिका का क्या काम होता है, न्यायपालिका का क्या काम होता है और कार्यपालिका का क्या काम होता है। यानी यहाँ पर जो विधायिका को काम दिया गया है, न्यायपालिका को काम दिया गया है, कार्यपालिका को काम दिया गया है, वह संविधान के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, वह जो काम दिया गया है या जो अधिकार दिया गया है, जो शक्ति दी गई है, वह संविधान के द्वारा दिया गया है, किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा नहीं दिया गया। विधायिका का जो काम होता है वह नियम एवं कानून बनाने का होता है। नियम या कानून बनाने का जो मुख्य काम होता है वह विधायिका का काम होता है। ठीक है। और न्यायपालिका के पास भी देखा जाए तो बहुत सारे काम होते हैं। उसमें से एक काम यह भी होता है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों की समीक्षा करे और समीक्षा करके ये बताए कि वास्तव में विधायिका द्वारा बनाया गया कानून जो है संविधान के दायरे में है कि नहीं। अगर विधायिका द्वारा कोई भी नियम और कानून बनाया जाता है वह संविधान के दायरे में नहीं है तो न्यायपालिका जो है इस नियम और कानून को शून्य घोषित कर देगी, यानी समाप्त कर देगी। लेकिन अगर न्यायपालिका द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों की समीक्षा करके ये कह दिया जाता है कि वास्तव में ये जो कानून है संविधान के दायरे में है,
ये जो कानून है संविधान के दायरे में है तो उसे लागू करने का जो काम होता है वह जो है कार्यपालिका करती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि विधायिका का मुख्य काम होता है नियम एवं कानून बनाना, न्यायपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों की समीक्षा करना कि क्या यह कानून जो है संविधान के दायरे में है कि नहीं है। अगर संविधान के दायरे में है तब ये यहाँ से पास कर देती है, कार्यपालिका इसे लागू करने का काम करती है। अगर संविधान के दायरे में नहीं है तब जो है न्यायपालिका जो है इस कानून को शून्य घोषित कर देती है या समाप्त कर देती है। ठीक है, ये है आपका विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य। और याद रखिएगा हमारे संविधान के द्वारा जो है विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका में किसी को भी सर्वोच्च स्थिति में नहीं रखा गया। सबके अपने अलग अलग शक्तियाँ दिया गया है, सबके अपने अपने अलग अलग कर्तव्य हैं, सबके अपने अपने अलग अलग अधिकार हैं। यानी इसके अपने एक अलग अधिकार है, अलग शक्ति है, अलग कर्तव्य हैं। वैसे इसकी भी अपनी एक अलग अधिकार है, अलग शक्ति है, अलग कर्तव्य है। वैसे इसको भी सबको अपना एक अलग अधिकार है, अपना एक अलग शक्ति है, अपना एक अलग कर्तव्य है। ठीक है, यानी संविधान के द्वारा विधायिका, न्यायपालिका या कार्यपालिका में किसी को भी सर्वोच्च स्थिति में नहीं रखा गया है। मान लीजिए कभी ये पूछ लिया जाए किसी क्वेश्चन में कि हमारे संविधान के द्वारा हमारे संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से किसको सर्वोच्च स्थिति में रखा गया है। ऑप्शन ए दे दे विधायिका, नंबर 2 दे दे न्यायपालिका, नंबर 3 दे दे कार्यपालिका और नंबर 4 दे दे नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से किसी को भी नहीं। इसका मतलब ये है ना तो इसे सर्वोच्च स्थिति में रखा गया है, ना तो इसे सर्वोच्च स्थिति में रखा गया है, ना तो इसे सर्वोच्च स्थिति में रखा गया है। सबको अपना अपना काम दिया गया है, सबको अपना अपना शक्ति दिया गया है, सबको अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, यानी किसी को भी सर्वोच्च स्थिति में नहीं रखा गया है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि वास्तव में हमारे देश में किसको सर्वोच्च स्थिति में रखा गया है, सिर्फ ये पूछे हमारे देश में किसको सर्वोच्च स्थिति में रखा गया है, तब हो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और संविधान, तब उत्तर हो जाएगा संविधान। यानी संविधान जो है वह सर्वोच्च स्थिति में है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कि वास्तव में सरकार के अंग, कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सरकार के अंतर्गत कौन कौन से शामिल होते हैं तो याद रखिएगा सरकार के अंतर्गत विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। यानी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सम्मिलित रूप को ही सरकार कहा जाता है। 2-3 शब्द हैं जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम लोग आज थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे एक शासन, यहीं से रिलेटेड है, एक प्रशासन, नंबर 3 पे बात किया जाए राज्य व्यवस्था, शासन के अंतर्गत भी बात किया जाए तो शासन के अंतर्गत भी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को ही शामिल किया जाता है। शासन के अंतर्गत भी बात किया जाए यानी शासन के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है तो विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को ही शामिल किया जाता है। लेकिन सीधे सीधे इसको नहीं शामिल किया जाता, इसके कार्यवाहियों को शामिल किया जाता है, यानी इसकी कार्यवाही को शामिल किया जाता है। यानी विधायिका क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका क्या कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, यही आपका शासन है। ठीक है, अगर सीधा सीधा अगर ये पूछा जाए तो वास्तव में शासन के अंतर्गत कौन कौन से शामिल किए जाते हैं तो याद रखिएगा शासन के अंतर्गत जो है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को ही शामिल किया जाता है। और इनकी जो है गतिज कार्यवाहियाँ होती हैं इसी को शासन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, अब बात किया जाए प्रशासन। याद रखिएगा हम लोग वैसे पढ़ते हैं कि विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों को लागू करने का काम जो करती है वह कार्यपालिका करती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि यह लागू करने का प्रयास करती है, लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाती है, विभिन्न प्रकार के नियम बनाती है और बताती है कि इस कानून को वास्तव में लागू कैसे किया जाएगा। ये बताती है कि वास्तव में इस कानून को लागू कैसे किया जाएगा। बाकी इसके जो है बहुत सारे सहायक होते हैं, इसके बहुत सारे सहायक होते हैं और इनके जितने भी सहायक होते हैं इसी को कहा जाता है
प्रशासन, या सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को प्रशासन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी विधायिका द्वारा कोई नियम और कानून बनाया गया तो कार्यपालिका तो लागू करेगी, लेकिन कैसे लागू करेगी? वह सिर्फ नियम बनाएगी कि इस तरह इसे कैसे कैसे लागू किया जाए। यानी मान लीजिए किसी जिला में लागू करना है तो उस जिला अधिकारी को कहेगी कि वास्तव में इस नियम कानून के अंतर्गत जो है आप इस कानून को लागू करो। यानी इस कानून को आपकी जिम्मेदारी है कि अपने ज़िले में लागू कीजिए। जिला अधिकारी भी ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक अधिकारी रहेगा उसे कहेगा कि आप जो है इसे अपने ब्लॉक स्तर पर लागू कीजिए। इससे जो उच्च स्तर पर रहेंगे वो उसको कहेंगे। यानी जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी कर्मचारी होंगे चाहे अधिकारी होंगे ये पूरे के पूरे प्रशासन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले शासन क्या है, प्रशासन क्या है। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था को अगर तोड़ें तो हम कह सकते हैं राज्य प्लस व्यवस्था। यानी राज्य की व्यवस्था को चलाने का जो सही तरीका होता है उसी को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। यानी किसी भी राज्य में या किसी भी देश में व्यवस्था को सही रूप से चलाए जाने के लिए जो आवश्यक होता है उसी को राज्य व्यवस्था कहा जाता है। और देख रहे हैं कि किसी भी देश में संविधान के द्वारा जो है उस राज्य की व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान के द्वारा जो है उस राज्य की व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान जो है बताता है कि वास्तव में किसी कार्य को कैसे कैसे करना है। और संविधान के द्वारा जो है सरकार के 3 अंगों की रचना किया जाता है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। और नियम बनाती है या समीक्षा करती है या लागू करती है। यानी सरकार के द्वारा ही पूरा का पूरा राज्य की व्यवस्था को चलाया जा रहा है। यानी इन सभी के सम्मिलित रूप को ही हम लोग राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। इन सभी के सम्मिलित रूप को ही राज्य व्यवस्था कह सकते हैं। या सीधा सीधा हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी देश में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे कैसे चल रही है, कैसे नियम बनाए जा रहे हैं, कैसे समीक्षा किया जा रहा है, कैसे लागू किया जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है, ये जो बताता है ये हमारा राज्य व्यवस्था बताता है। थोड़ा राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर समझिएगा। संविधान सिर्फ ये बताता है कि वास्तव में किसको किसको क्या अधिकार दिया गया है। संविधान सिर्फ ये बताता है कि किसको क्या शक्ति दिया गया है, लेकिन उसे कैसे कैसे लागू किया जाएगा, कैसे कैसे क्या किया जाएगा, ये राज्य व्यवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो है राज्य व्यवस्था पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक शब्द आया है राज्य, थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो राज्य शब्द आया है यह विशेष रूप से देश स्तर पर आया है। किसी भी क्षेत्र को देश या राज्य कब कहा जाएगा, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र को देश या राज्य कब कहा जाएगा, यानी राज्य। इसके लिए आवश्यक है कि उसकी अपनी एक सीमा हो, सीमा या कह सकते हो अपना खुद का एक क्षेत्रफल हो। ठीक हो। दूसरे नंबर पे बात किया जाए वहाँ की अपनी एक जनता हो। तीसरे नंबर पे बात किया जाए सरकार हो। सरकार के साथ साथ बात किया जाए ये सरकार जो हो बिल्कुल संप्रभु हो। यानी किसी भी क्षेत्र को राज्य तभी कहा जाएगा जब उसकी अपनी एक सीमा हो, यानी खुद का एक क्षेत्रफल हो, उसमें जनता हो, एक सरकार हो, और ये सरकार जो है संप्रभु हो। संप्रभु कहने का मतलब ये है कि देश के आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में जो सरकार द्वारा नियम और कानून बनाया जाए वहाँ के जनता को देखकर बनाया जाए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में बनाया जाए। यानी मान लीजिए किसी भी देश की सरकार जो है वहाँ की जनता को देखकर अगर नियम और कानून बनाती है कि वहाँ पर क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है,
यानी जनता को देखकर नियम और कानून बनाती है, तब उसे कहा जाएगा कि वह सरकार जो है संप्रभु है। लेकिन वह किसी के दबाव में बनाए, जनता को देखकर ध्यान में ना बनाए, इसका मतलब ये है कि हम लोग कहेंगे कि वास्तव में वहाँ की सरकार जो है संप्रभु नहीं है। और याद रखिएगा, अगर किसी भी देश की सरकार जो है संप्रभु नहीं है, तब उसे जो है राज्य नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा उपनिवेश। उपनिवेश, या उसी को कहा जाता है कॉलोनी। यानी राज्य कब कहलाएगा? जब उसका अपना एक खुद का एक क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल के बाद वहाँ की जनता हो। अगर जनता नहीं, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है, उस क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। और जनता के बाद जो है वहाँ की एक सरकार हो, और सरकार जो है संप्रभु हो, यानी देश के आंतरिक मामलों में भी, कि देश की व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, कैसे ना चलाया जाए, और विदेशों से कैसे संबंध रखा जाए, कैसे ना संबंध रखा जाए, सभी मामलों में अगर सरकार स्वतंत्र है तब उसे कहा जाएगा सरकार संप्रभु है, और अगर स्वतंत्र नहीं है तब कहा जाएगा सरकार संप्रभु नहीं है। अगर सरकार संप्रभु नहीं है तब उसे कहा जाएगा उपनिवेश या कॉलोनी। हमारा देश जो है भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। उसके पहले जो था वह अंग्रेज़ों का गुलाम था। उसके पहले बात किया जाए तो भारत का खुद का अपना एक क्षेत्रफल था, खुद की एक जनता थी। सरकार जो थी अंग्रेज़ों की सरकार थी। सरकार जो थी अंग्रेज़ों की सरकार थी, वह जनता को देखकर नियम और कानून नहीं बनाती थी, बशर्ते कि ब्रिटिश सम्राट के दबाव में नियम और कानून बनाती थी। जिस प्रकार से ब्रिटिश सम्राट चाहते थे उसी प्रकार से नियम और कानून बनाए जाते थे। इसका मतलब ये है कि भारत के स्तर पर अगर बात किया जाए तो आज़ादी के पहले जो भारत था वह वास्तव में राज्य या देश नहीं था, वह जो था उपनिवेश या कॉलोनी था। वर्तमान समय की बात किया जाए तो वास्तव में भारत जो है उपनिवेश नहीं है, एक राज्य है, क्योंकि खुद की वर्तमान समय में भारत के पास खुद की अपनी एक सीमा है, यानी क्षेत्रफल है, खुद की अपनी एक जनता है, खुद की अपनी एक सरकार है, और सरकार जो है वह संप्रभु है, यानी देश के आंतरिक मामले में और देश के बाह्य मामले में नियम और कानून बनाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।